वेलकम टू स्टडी फंडा। माइसेल्फ साहिल। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड वीक नवंबर के करंट अफेयर को। इससे पहले हम लोग फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक के करंट अफेयर को डिस्कस कर चुके हैं। ये जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज है, ये आप लोगों के लिए सभी एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट रहेगी। डिफेंस एग्जाम हो या यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर वनडे कोई एग्जाम हो, आपके सभी एग्जाम्स के लिए ये वाली सीरीज काफी रेलेवेंट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक। आज के टॉपिक्स जो है वो एकलव्य स्कूल से रिलेटेड है, आसियान से रिलेटेड है, G20 से रिलेटेड है, COP27 में कुछ लाइफ टाइम कैंपेन से रिलेटेड है। ओके। और हम लोग देखेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, जो G20 की समिट्स को अटेंड करने के लिए गए थे इंडोनेशिया में, तो वहां पे इन्होंने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं। हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है, उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिफरेंट कंट्रीज के लीडर को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है। ओके, तो हम लोग देखेंगे तो ये जो आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक्स है ना, ये आप लोगों के लिए काफी रेलेवेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके। आफ्टर दैट वी विल आल्सो सी कि यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम्स क्या है। ओके। और हम लोग देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश ने नोटिफाई किया पेसा रूल्स को जनजातीय गौरव दिवस पे, तो हम फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल और यूपीएससी का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आफ्टर दैट वी विल आल्सो सी जो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड और टॉयलेट 2.0 कैंपेन एंड ऑल दैट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है पॉपुलेशन क्राइटेरिया फॉर न्यू एकलव्य स्कूल इन प्रैक्टिकल से पार्लियामेंट्री कमिटी। ओके, तो बेसिकली एकलव्य स्कूल्स होते क्या है, पहले तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। ओके, तो जो एकलव्य स्कूल्स है ना, ये हम लोगों ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए चलाए थे। ठीक है, मतलब कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले बच्चे होते हैं ना, उनको हम पढ़ा लिखा सके, अब उनकी हम ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस कर सके, तो उनके लिए हम लोगों ने क्या चलाए थे, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल। ये कौन से साल में स्टार्ट किया था, ये किया था 1997 में स्टार्ट। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर। अब इन स्कूल्स को ना ग्रांट दी जाती है। ग्रांट कौन से आर्टिकल के अंडर दी जाती है, आर्टिकल 275 के अंडर। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन आर्टिकल है जिनके अंडर ग्रांट दी जाती है। एक आर्टिकल 275 है, एक आर्टिकल 280 है और एक आर्टिकल 282 है। ओके, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आर्टिकल 280 किससे रिलेटेड है, और आर्टिकल 275 की ग्रांट में और आर्टिकल 282 की ग्रांट में क्या डिफरेंस है। ये आप लोग के लिए रेलेवेंट है आपके पॉलिटी पर्सपेक्टिव से। आफ्टर दैट, एज ऑफ नाउ ना, मतलब जो ये एकलव्य स्कूल्स है, ये 700 को सैंक्शन किया गया था, यानी कि ये बोला गया था कि 700 एकलव्य स्कूल को बनाया जाएगा, जिसमें से एज ऑफ नाउ 400 आर फंक्शनिंग। ओके, अब गवर्नमेंट ये एम कर रही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एकलव्य स्कूल होना चाहिए। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनकी एसटी पॉपुलेशन या तो 20,000 है, ठीक है, या फिर वहां पे जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है ना, उसकी 50% पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल, ये एरिया है, इस एरिया में लेट से 1000 बंदे ही रह रहे हैं सिर्फ। इन 1000 में से 500 जो एसटी पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे भी एक एकलव्य स्कूल होना चाहिए। ओके, और एक क्राइटेरिया और है कि जो ये स्कूल बनाया जाएगा ना, वो मिनिमम बनाया जाएगा 15 एकड़ पे। ठीक है, यानी कि 15 एकड़ जो है हर एक एकलव्य स्कूल के लिए अलॉट की जानी चाहिए। अब इसमें इश्यू काफी सारे हो सकते हैं कि लैंड को कैसे एक्वायर किया जाएगा एंड ऑल दैट। ओके, तो उसके लिए ही हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उन्होंने बोला है कि जो ये तुम पॉपुलेशन क्राइटेरिया तुम लोगों ने निकाला है ना, ये 2000 एसटी पॉपुलेशन, 50% एसटी पॉपुलेशन, और ये 15 एकड़ की जमीन होनी चाहिए, काफी इम्प्रैक्टिकल है एकलव्य स्कूल के लिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी वाइस प्रेसिडेंट लीड्स डेलीगेशन एट 19th एशियन इंडिया समिट इन कंबोडिया। ओके। ओके, तो एशियन इंडिया समिट कंबोडिया में हो रही है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट एक न्यूज ये भी है, अभी रिसेंटली ना आसियान ने ये अलाउ कर दिया कि जो ईस्ट तिमोर है, ईस्ट तिमोर को आसियान का पार्ट बनाने के लिए इनको परमिशन दे दी। मतलब कि ईस्ट तिमोर करके कंट्री है, देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ध्यान से देखिए इधर, देखिए ये ईस्ट तिमोर कंट्री है, अब ये आसियान का पार्ट बन गई है। ओके, तो इसके लिए आसियान जो एज ए बॉडी है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आसियान कब बनी थी। ये बनी थी 1967 में। कब, कौन से डिक्लेरेशन के थ्रू, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बनी थी। और इसका जो सेक्रेटरिएट है वो है जकार्ता में। ओके, सेक्रेटरिएट कहाँ है, जकार्ता में। अब हम लोग ना एक बार इस जो साउथ ईस्ट एशिया का मैप है, इसको काफी अच्छे से देखते हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। देखो, इंडिया से बाउंड्री लगती है बर्मा की। बर्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग म्यांमार। म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के नीचे जाओगे तो है थाईलैंड। क्या है, थाईलैंड।
ओके थाईलैंड। अब ये दो याद करनी है आपको, म्यांमार और थाईलैंड। इसके बाद फ्रेंच ईस्ट एशिया, फ्रेंच ईस्ट इंडीज, फ्रेंच ईस्ट इंडीज कौन कौन सी थी? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तीन याद रह जाएगी फ्रेंच ईस्ट इंडिया के नाम से, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो कौन कौन सी होगी? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, उसके नीचे आ जाते हैं, ये है मलेशिया। कौन सी है? मलेशिया। मलेशिया, ओके। मलेशिया आपको ना ईस्टर्न साइड भी दिखेगा, वेस्टर्न साइड भी दिखेगा। अब इसकी जो कैपिटल है वो है वेस्टर्न वाले मलेशिया पे, यानी कि कुआलालंपुर। और ये जो पूरा का पूरा है ना, ये एक आइलैंड है बेसिकली। ओके, ये आइलैंड, ये कौन सा आइलैंड है सर? ये है बोर्नियो आइलैंड। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, बोर्नियो आइलैंड पे बेसिकली कितनी कंट्रीज का वो है, मतलब कुछ ना कुछ बिलोंग करता है। तो पहला तो है मलेशिया का, ठीक है, क्योंकि मलेशिया काफी अच्छा हिस्सा है ना बोर्नियो आइलैंड पे। दूसरा है इंडोनेशिया का, ये देख रहे हो येलो कलर में, ये इंडोनेशिया वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब सर तीसरी कंट्री कौन सी है? तीसरी देखो, ये है ना ब्रूनेई, ये एक अलग से कंट्री है ब्रूनेई। ब्रूनेई ये कंट्री है, इसकी जो कैपिटल है वो है बंदेर सेरी बेगावान। ओके, बंदेर सेरी बेगावान। आई होप आप लोग ये चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे आप लोग देख लेना, ये सुमात्रा आइलैंड है। ओके, और ये इंडोनेशिया है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, जो इंडोनेशिया की कैपिटल है वो कौन से आइलैंड पे है? वो देख लो, ये जकार्ता। कौन से आइलैंड पे है? जावा आइलैंड पे। ओके, सुमात्रा, जावा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये जो कैपिटल, ये है ना दिल्ली, ये ईस्ट तिमोर, इसकी जो कैपिटल क्या है? दिल्ली। ईस्ट तिमोर की कैपिटल क्या है? दिल्ली। अब इसको पार्ट बनाया जा रहा है बेसिकली आसियान कंट्रीज का। आई होप गाइस आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी। और ये भी देख लेना, इसके ऊपर है फिलीपींस। फिलीपींस, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आसियान की कंट्रीज क्या होगी? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद मलेशिया, मलेशिया दोनों साइड है। मलेशिया के नीचे इंडोनेशिया, ठीक है। और यहीं पे एक सिंगापुर भी है, ये भी देख लेना। और उसके बाद ब्रूनेई, ब्रूनेई ये क्लियर हो गया होगा, ये रहा। और ऊपर हो गया फिलीपींस, ये रहा, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब ना अगर आप आसियान में ही 5 कंट्रीज और ऐड कर दोगे, अगर आसियान में 5 कंट्री और ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगी आरसीईपी, रीजनल कोऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये काफी न्यूज में था, मतलब पिछले 1 या 2 साल में। अब तो नहीं है, ओके। तो इसमें 5 कंट्रीज और ऐड कर दो। सर कौन कौन सी कंट्रीज? देखो, साउदर्न हेमिस्फेयर से तो हो गई हमारी 2 कंट्री, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से हो गई हमारी 3 कंट्री। पहले साउदर्न हेमिस्फेयर से देख लेते हैं, नीचे वाले देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है साउदर्न हेमिस्फेयर में, इनको ऐड कर दो। और सर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से कौन सी? जापान, साउथ कोरिया और चाइना। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि नॉर्थ कोरिया होगा, साउथ कोरिया होगा। नॉर्थ कोरिया तो वैसे ही बर्बाद देश है, ठीक है। तो साउथ कोरिया जो, और जितनी भी टेक्नोलॉजिकल वो देखते हो ना, सैमसंग वगैरह हो गई, ये साउथ कोरिया की है, ओके। तो साउथ कोरिया, चाइना और जापान, ये अगर इन पांचों को ऐड कर दोगे तो आरसीईपी बन जाएगा। अगर आप लोग आरसीईपी में 3 कंट्रीज और ऐड कर दोगे, यानी कि यूएसए, रशिया और इंडिया, तो ये बन जाएगा ईस्ट एशियन, ठीक है, ईस्ट एशिया समिट। उसके बाद मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन में कौन कौन से? इंडिया तो है ही, प्लस में ये जो 5 कंट्रीज है ना यहाँ वाली, ये हो गई कौन कौन सी? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। आई होप आप लोगों को ये सारी मेंबर कंट्रीज याद होगी। यूपीएससी जनरली इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रीवियस ईयर में काफी सारे क्वेश्चन पूछे हुए। नेक्स्ट, पीएम अटेंड थर्ड नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग इन न्यू दिल्ली। तो बेसिकली एक ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है किस चीज पे? कि नो मनी फॉर टेरर, ये कोई मीटिंग हो रही है जो कि नई दिल्ली में हो रही है, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अटेंड किया। अब इसके बारे में जानते हैं। ये जो वो है ना, ये जो कॉन्फ्रेंस है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? इसको ऑर्गेनाइज कराती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ओके। और ये कौन सी बेसिकली वो हो रही है कॉन्फ्रेंस, कौन कौन सी है? थर्ड वाली। सर पहली और दूसरी कहाँ हुई थी? भाई साहब पहली जो हुई थी वो हुई थी पेरिस में 2018 में, और जो दूसरी जो हुई थी वो हुई थी मेलबर्न में, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है 2019 में, ओके। अब इस कॉन्फ्रेंस का एम क्या है? कॉन्फ्रेंस का एम है, हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो टेररिस्ट की जो फाइनेंसिंग है ना, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, फंड चाहिए, ठीक है। अगर टेररिज्म जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, जो कुछ ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनको भी फंड चाहिए होता है। तो इनकी फंडिंग को कैसे काटा जा सकता है, ठीक है, इनकी फंडिंग को कैसे रोका जा सकता है, तो उन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि और इसके रिगार्डिंग एक बॉडी है एफएटीएफ, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे, ओके। नेक्स्ट, it intend to include discussion on technical, legal, regulatory and corporation aspect of all facet of terrorism financing। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ये मीटिंग पहली बात तो हुई कहाँ पे है? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, कहाँ पे यही मीटिंग ये हुई है? नई दिल्ली में, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये। और ये कौन सी है? ये थर्ड वाली है। कौन कौन कंडक्ट करता है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। पहली और दूसरी कहाँ हुई थी? पेरिस और मेलबोर्न में, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन लॉन्च्ड बाय इंडिया एट सीओपी 27 सम एल सेक, ओके। इजिप्ट में जो हमारी अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चली हुई है ना यूएनएफसीसी की, तो वहां पे एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, इन आवर लाइफ टाइम।
तो देख लेते हैं कैंपेन किससे रिलेटेड है। इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन लॉन्च्ड बाय नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री अंडर MOEFCC, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड UNDP। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये लॉन्च किसने किया हुआ। देखो यहाँ से देखो, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री अंडर द MOEFCC प्लस UNDP, इन्होंने लॉन्च किया है। ओके, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है इंकरेज यूथ को, इंकरेज करना 18 से 23 साल के बीच में जो यूथ है उनको इंकरेज करना कि वो सस्टेनेबल लाइफ के लिए कुछ मैसेज दे, ठीक है, मतलब कि मैसेज बियरर बने, समथिंग लाइक दैट। और जो ये यूथ है अपने क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव को सबमिट भी कर सकते हैं फॉर सस्टेनेबल एंड लाइक फॉर सस्टेनेबल पर्पस। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी इजी सा था, बस ये चीजें याद रखना, थोड़ी बहुत फैक्चुअल। नेक्स्ट, effort to drive low carbon development pathway in industry sector are critical for achieving the goal of the Paris Agreement, श्री भूपेंद्र यादव। ओके, तो ये जो श्री भूपेंद्र यादव है हमारे मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने COP27 को अटेंड किया था, तो वहां पे देखते क्या बात की गई थी। नाउ लीड लीड IT लीड इट समिट कहाँ पे? होस्टेड ऑन द साइडलाइन ऑफ COP27, ठीक है। लीड इट गैदर कंट्रीज को गैदर करता है, कंपनीज को करता है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कंट्रीज हो गए, कंपनीज हो गए, आपस में आएंगे और बातचीत करेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट को हम कैसे अच्छे तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। नाउ इट वाज क्वेश्चन आएगा कि जो लीड समिट है इसको लॉन्च किसने किया था? तो लॉन्च किया था स्वीडन और इंडिया ने। कब किया था? ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में किया था। ओके, और इसको बाद में सपोर्ट किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो गाइस ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, प्लीज इनको याद कर लेना। पर्पस क्या है? पर्पस वही है, जितनी भी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, मतलब कि ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, मतलब कि कुछ इंडस्ट्रीज है ना जहाँ पे एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो कैसे फुलफिल करते हैं? वो करते हैं कोल के थ्रू, ठीक है, कोल के थ्रू। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम कोयला वगैरह जलाओगे तो कार्बन भी रिलीज होगा, यानी कार्बन भी रिलीज होगा। तो इसका पर्पज यही है लीड इट स्कीम समिट का, कि जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है ना उनको लो कार्बन पाथवे पे कैसे प्रोग्रेस किया जाए, ठीक है, ताकि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर सके, ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर सके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, नेट जीरो का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ आप लोगों का, आई थिंक किसी PCS में पूछा था। देखो, नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल भी कार्बन नहीं निकलेगी, कार्बन निकलेगी, लेट से 100 टन कार्बन निकली है, लेकिन अगर 100 टन कार्बन निकला तो तुम कुछ ऐसा काम करोगे जिसकी वजह से 100 टन जो है ना वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो ये नेट इफेक्ट जो है वो नेट जीरो रहेगा, तो इसका मतलब ये है। ओके, नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ एमिशन नहीं होगा, एमिशन होगा पर उसका उतना ही एब्जॉर्ब भी हो जाएगा उस सेंस में। नाउ नेक्स्ट, NCW National Commission for Women launches Digital Shakti 4.0 focusing on making women digitally skilled and aware। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि डिजिटल शक्ति 4.0 किसने लॉन्च किया है? NCW ने। ओके, ये किस चीज के लिए है? ये भाई साहब किस चीज के लिए, कोई बताएगा? ये है हम लोगों का स्किलिंग एंड एजुकेटिंग वुमन फॉर साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, कि वुमन को स्किल प्रोवाइड करना, उनको एजुकेट करना साइबर सिक्योरिटी का रिगार्डिंग। फेज कब स्टार्ट हुआ था? डिजिटल शक्ति 2018 में, टू हेल्प वुमन अक्रॉस द नेशन टू रेज द अवेयरनेस लेवल ऑन द डिजिटल फ्रंट। ओके, ये भी देख रहा हूँ जो डिजिटल शक्ति 2018 क्या होगा, कि डिजिटल शक्ति 4.0 क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, एक्चुअली ये वाला कोई टॉपिक ना हम लोग G20 के बाद ही करेंगे, ये दे रखा है, रिपीट हो गया यहाँ पे, पार्डन नहीं, देखो ये रहा। ओके, ये हम यहाँ पे करेंगे, इसको यहाँ से काट दीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट है हमारा G20। अब G20 इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अभी जो मीटिंग हो रखी है एंड ऑल दैट, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बातें करते हैं। ओके, सबसे पहले तो ना थोड़ा G20 का बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो, पहले क्या होता था ना, 1990s का जो टाइम था, स्टार्टिंग में ये था कि जो G8 कंट्रीज थी ना, G8 जो कंट्रीज थी वो उनको काफी इंपॉर्टेंट माना जाता था। मतलब ये माना जाता था अगर ये कंट्री स्टेबल है ना तो ग्लोबल ऑर्डर जो है वो स्टेबल रहेगा, ठीक है, ग्लोबल ऑर्डर जो है वो अच्छे से स्टेबल रहेगा। लेकिन क्या हुआ कि 1999 में ना एक फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, और उस टाइम पे एक नीड फील हुई कि यार सिर्फ G8 के होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, हमें ना कुछ ऐसी कंट्रीज को भी साथ में लेके चलना होगा जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है, जो आने वाले टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और जिन पे जो एक ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे भी रहेगी। क्लियर है? ओके, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में G20 बनाया गया था। अब G20 में ना उस टाइम के हिसाब से ना जो डेवलपिंग कंट्रीज थी ना वो सारी थी, मतलब कि डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग, वो वाली कंट्रीज थी जो डेवलप्ड भी है और डेवलपिंग है। जैसे इंडिया जो है उस टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज थी, अभी भी इंडिया डेवलपिंग ही है वैसे देखे तो। ओके, तो अब इसके बाद क्या हुआ
ये बना तो दिया था 1999 में, लेकिन ना इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, ठीक है, मतलब कि कभी मीटिंग होती थी कभी नहीं होती थी, मतलब रेगुलरिटी नहीं थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से 2008 में क्राइसिस हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके बाद से ये फील हुआ कि यार मतलब सच में हम लोग को ना ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनको साथ में लेके चलना पड़ेगा, अगर हमें ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन करना है तो उसके बाद से इसकी रेगुलर मीटिंग्स वगैरह होने लगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं कब बना था G20, 1999 में बना था, इन द बैकड्रॉप ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1990s दैट हिट ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। नाउ इसका एम क्या है, इसका एम है सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना, ठीक है। कैसे सिक्योर करेंगे, बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज ऑल्सो, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी इन्वॉल्व करके एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, एक जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको मेंटेन करना, क्लियर है। ये थोड़ा सा फैक्चुअल फैक्ट है कि G20 कंट्रीज में ना 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन आ जाती है, 80% वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी आ जाती है, और 75% ग्लोबल ट्रेड आ जाते हैं, ओके। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इनकी मेंबर कंट्रीज। सर क्या G20 में 20 कंट्रीज है, क्या सबकी सबको याद करना जरूरी है? एक्चुअली पहली बात तो ये कि G20 में जो है ना 19 कंट्रीज है, 20 नहीं है। एक है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, क्या है यूरोपियन यूनियन, 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन, ओके। तो ये यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था, 2021 का सिविल सर्विस का क्वेश्चन है। चलो इसको हम ना सोल्व करेंगे अभी थोड़ी देर में। नाउ अभी करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में है ना वो देख लेते हैं। 17th जो G20 की एनुअल समिट है वो की जा रही है बेसिकली इंडोनेशिया में, यानी कि इंडोनेशिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी है, वहां पे इसको होस्ट किया जा रहा है इंडोनेशिया में। और कहाँ पे, इंडोनेशिया में बाली में, ओके। थीम क्या है, रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अब क्या है, अब जो नेक्स्ट ईयर की 2023 की जो मेंबरशिप है उसकी जो बेसिकली प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आ गई, ओके। ये इंडिया पहली बार G20 की समिट को लाइक लीड करने जा रहा है, और ये 18th समिट होगी, कौन सी समिट होगी, 18th समिट होगी, ओके। अब इनकी ना मेंबर कंट्रीज देख लेते हैं, देखो कॉन्टिनेंट वाइज देखते हैं, ये तो है हम लोगों का नॉर्थ अमेरिका, ये है हम लोगों का साउथ अमेरिका, ये है हम लोगों का यूरोप, और ये है अफ्रीका, ये है एशिया, ओके, ये है ऑस्ट्रेलिया, क्लियर है। अब कॉन्टिनेंट वाइज देखते हैं कौन से कॉन्टिनेंट से कितनी कंट्रीज है, क्लियर है। नाउ नॉर्थ अमेरिका से देख लेते हैं कौन कौन से, पहली तो होगी कनाडा भाई, ठीक है, याद हो जाएगा। पहली होगी कनाडा, दूसरी होगी यूएसए, इंपोर्टेंट कंट्रीज है, तीसरी होगी मैक्सिको। तीसरी कौन सी होगी, मैक्सिको। तो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका से, क्लियर है, ओके। साउथ अमेरिका से दो कंट्रीज है इंपोर्टेंट, कौन कौन सी, एक तो ब्राजील होगी और एक आप लोगों की होगी अर्जेंटीना, यानी कि ये तो होगी फोर्थ कंट्रीज, ये होगी फिफ्थ कंट्रीज। साउथ अमेरिका के कौन से है, ब्राजील और अर्जेंटीना। अब आ जाओ यूरोप में, यूरोप से कौन कौन से, एक तो यूरोपियन यूनियन तो है ही, ठीक है, बता दिया था मैंने, कंट्री से अलग एक यूनियन भी है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। एक्चुअली यूरोपियन यूनियन में ना काफी सारी कंट्रीज आती है, ठीक है, मतलब ग्रुप होता है कंट्रीज का, ओके। तो यूरोपियन यूनियन होगा, और कौन सा सर, यूरोप से इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कंट्रीज कौन कौन सी है, देखो जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और इटली। जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, क्लियर है, ठीक है। यहाँ से यूरोप से 5 वो हो गया। अब आ जाओ आप लोग एशिया में। एशिया में क्या है, पहला तो तुर्की हो गया, एक्चुअली तुर्की जो है ना आधा तो हम लोग का एशिया में पड़ता है, आधा यूरोप में पड़ता है, ओके। तो तुर्की हो गया, तुर्की के बाद हम लोग का रशिया होगा, रशिया के बाद जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया नहीं साउथ कोरिया, प्लीज रिमेंबर। चाइना हो गया, उसके बाद इंडिया होगा और सऊदी अरेबिया हो गया। सऊदी अरेबिया को याद रख लेना, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया। तो ये सारी कंट्रीज होगी, और एक इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। इतना याद कर लेना इसको, अगर आप लोगों को इतना ही मालूम है ना कि साउथ ईस्ट एशिया से, यानी कि ये सारा मैप नहीं है साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्रीज है जो है इंडोनेशिया, आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को इतना ही मालूम है ना एशिया में से कौन कौन सी कंट्रीज है, तो भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन है, मतलब ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया हो गया, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से एक ही कंट्रीज है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो हमें इतना एक इन्फॉर्मेशन हमें ये मालूम है कि भाई एशिया में ना कौन कौन सी कंट्रीज है, एशिया में कौन कौन से, भाई तुर्की हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, रशिया हो गया, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है, इंडिया, क्लियर है ना, इंडिया, चाइना, और साउथ ईस्ट एशिया से एक ही थी, कौन सी थी, इंडोनेशिया। हमें इतनी इंफॉर्मेशन, लेट अब सोल्व करते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया है, ठीक है, जापान, सिंगापुर, सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया में है, लेकिन हमने तो अभी ये पढ़ा कि साउथ ईस्ट एशिया में एक ही कंट्रीज है, तो डी गया। नेक्स्ट ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम। वियतनाम कहाँ से आ गया, सिर्फ एक ही है साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक है, इंडोनेशिया, ये भी गया। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एंड न्यूजीलैंड। साउथ ईस्ट एशिया से मलेशिया कहाँ से आ गया, ये भी गया। तो आंसर हमारा रह गया ए। आई होप गाइज ये जो क्वेश्चन है ना G20 से रिलेटेड नहीं था, ये क्वेश्चन था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से रिलेटेड, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, ठीक है।
तो जो यूपीएससी में दिखता है ना वो उतना नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना था। अब आगे बढ़ते हैं। अब ना यहाँ पे काफी सारी कंट्रीज के जो लीडर्स है वो आए यहाँ पे, आपस में मिले, ठीक है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है वो भी काफी सारे लीडर्स से मिले, बातचीत की, कुछ एग्रीमेंट साइन किए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने काफी सारी चीजें गिफ्ट की है, किनको, हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है ना, जो वर्ल्ड के लीडर्स है उनको गिफ्ट किया है। जैसे पटन पतोला हो गया, माता नी पछेड़ी, ऐसी ऐसी चीजें। अब लोग देख लेते हैं किसको क्या दिया है क्या नहीं दिया। ये जरूरी नहीं है कि किस कौन से लीडर को क्या दिया है क्या नहीं दिया, जरूरी ये हो जाता है कि बेसिकली वो है क्या, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड क्या है। तो पहला है पिथोरा, ए पीस ऑफ रिचुअलिस्टिक ट्राइबल आर्ट फोक। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी एल्बेंसे उनको दिया है ये, ठीक है। और ये क्या है, फोक आर्ट, ट्राइबल फोक आर्ट है जिसको पिथोरा बोलते हैं, जो कि क्रिएट किया गया था रथवा आर्टिशन फ्रॉम छोटा उदयपुर इन गुजरात। ओके ठीक है। नेक्स्ट, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग। अब ये कांगड़ा पेंटिंग कहाँ से है? कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग हैज यूनिक intricate design and color to depict Indian mythology. The painting which Modi depict blend romantic love with भक्ति mysticism, ठीक है। तो ये याद कर लेना। और कहाँ से कांगड़ा पेंटिंग? ये है हमारी हिमाचल प्रदेश से। ये किसको गिफ्ट किया? ये किया जो बाइडन को। ओके नेक्स्ट, माता नी पछेड़ी। तो ब्रिटिश जो ऋषि सुनक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उनको ये गिफ्ट किया है माता नी पछेड़ी। अब ये क्या है? इन फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल आर्ट प्रोड्यूस बाय वघारी कम्युनिटी ऑफ गुजरात। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी कम्युनिटी है? वघारी, ठीक है, वघारी कम्युनिटी। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आएगा कि माता नी पछेड़ी जो है कौन से मतलब स्टेट से बिलोंग करती है, ऐसे करके। जो आर्टिस्टिक वो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, ऐसे करके। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये है कि इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है गोर्जियो मेलोनी, उनको क्या दिया? उनको दिया है पटन पतोला दुपट्टा। ओके, हैंड वूवन बाय द सल्वी फैमिली फ्रॉम नॉर्दर्न गुजरात, ठीक है। अब द स्कार्फ मेड विद द टेक्निक कॉल्ड डबल इकत। कौन सी टेक्निक है? डबल इकात, ठीक है, कोई टेक्निक होगी उससे बनाया जाता है ये। तो ये बस याद कर लेना इतना सा। नेक्स्ट, कैनाल ब्रास फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, कैनाल ब्रास सेट फ्रॉम हिमाचल मंडी। तो ये देख लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन का उनको क्या दिया है? एक एगेट बॉल फ्रॉम गुजरात कच्छ। ये गुजरात कच्छ से, दैट्स ऑल, इतना याद करना। ओके सो नेक्स्ट है कि अभी जो ऋषि सुनक है, जो प्राइम मिनिस्टर जी मोदी है, इनके बीच में क्या एग्रीमेंट साइन हुआ था? तो बेसिकली एक स्कीम है, यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। बस ये स्कीम के बारे में याद रखना है क्या ये। अंडर दिस स्कीम यूके ऑफर करेगा 300 प्लेसेस टू 18 to 13 year old degree holding Indian national to live and work in the UK for up to 2 years। यानी कि 3,000 जगह ऐसी जहाँ पे ना 18 से 30 साल के जो वो है ना, बेसिकली इंडियन नेशनल जिनके पास डिग्री है, वो यूके में रह सकते हैं और 2 साल के लिए काम कर सकते हैं। ओके, और ये स्कीम कब लॉन्च होगी? अर्ली 2023 में। नेक्स्ट, तो अभी G20 में ना एक दो कीवर्ड्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और पहले ही देख ले, चाइना, हाँ ओके, बेसिकली जिनपिंग और जस्टिन के बीच में ना कुछ बातचीत हो रही थी। तो बेसिक जस्टिन ने जाके ना ये चीजें मीडिया में बता दी, तो इससे जो जिनपिंग है वो नाराज हो गए कि यार आपस में बातचीत की थी तुमने तो मीडिया को ही बता दी, समथिंग लाइक दैट। ओके नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, ये G20 से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स है। एक तो होता है ट्रोइका। ट्रोइका क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 2021, 2022, 2023, ठीक है। 2022, 23 और 24 कर लेते हैं, ठीक है। 2022 की जो मीटिंग है इंडोनेशिया, 2023 की जो मीटिंग बेसिकली जो प्रेसिडेंट है वो किसके पास है? इंडिया के पास है। और 2024 की आई थिंक ब्राजील के पास होगी। तो इसको ट्रोइका बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इंडिया जो है, एक तो जो करंट है ना, करंट वाली पिछले वाली को देखेगी और अगले वाली को देखेगी, ठीक है। इसको ट्रोइका बोलते हैं, ठीक है। ट्रोइका किसके साथ बनेगा इंडिया के केस में? इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील। नाउ दो ट्रैक होते हैं, सिर्पा ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में क्या होता है? जो हमारी कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मतलब कि G20 कंट्रीज जो है सबके फाइनेंस मिनिस्टर आपस में मिलेंगे और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलेंगे और फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड बातें डिस्कस करेंगे। सिर्पा ट्रैक क्या होते हैं? ब्रॉडर इश्यूज पे यहाँ पे डिस्कशन होता है, जैसे एंटी करप्शन हो गया, पॉलिटिकल हो गया, एनवायरमेंट हो गया। जो ब्रॉडर इश्यूज होते हैं ना, उन पे यहाँ पे डिस्कशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम गेट इंदिरा गांधी प्राइज फॉर वर्क इन एजुकेशन। इतना याद कर लेना बस। इंदिरा गांधी प्राइज एजुकेशन की फील्ड में किसको मिला है? प्रथम एनजीओ को, जो कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन के लिए काम कर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश ने नोटिफाई कर दिया है पेसा रूल्स को ऑन द ओकेजन ऑफ जनजातीय गौरव दिवस। अब ये कब कब मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस? कोई मनाए बताएगा? जनजातीय गौरव दिवस आई थिंक 15 नवंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। ओके, और क्या है इसमें? इम्प्लीमेंटेशन पेशा एक्ट इन 5th शेड्यूल एरिया इन मध्य प्रदेश। ओके, तो
एक बार ना पहले तो जनजातीय से रिलेटेड देख लेते हैं, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, किसकी उसमें मनाया जाता है। तो इस दिन ना बेसिकली मनाया जाता है, इस दिन बिरसा मुंडा जी जो थे ना, जो ट्राइबल लीडर हैं, इनका बर्थडे था, ठीक है, इनका जन्म दिवस है ये। इसी दिन क्या मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था पहले ना, जो इनसे रिलेटेड, मुंडा से रिलेटेड जो अपराइजिंग्स थी वो देख लेते हैं। हो एंड मुंडा अपराइजिंग से पहली थी हो, 1827 में हुई थी सिंहभूम एंड छोटा नागपुर में, राजा प्राहत अगेंस्ट ब्रिटिश करप्शन। हो एंड मुंडा अगेंस्ट न्यू फार्मिंग रिवेन्यू पॉलिसी मुंडा, 1899 से 1900 में साउथ ऑफ रांची, बिरसा मुंडा, बिरसा वाज कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन, इनको मार दिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था। उलगुलन अपराइजिंग 1860 से 1920 के बीच में, ओके। और ये जो है अगेंस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल जिम्मेदारी, टेन्योर एंड एक्सप्लॉइटेशन बाय द मनी लैंडर एंड फॉरेन कंटेंट। क्वेश्चन सिंपल था, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टर्मोइल इज डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। उलगुलन किसके रिलेटेड है, हो एंड मुंडा अपराइजिंग। मुंडा अपराइजिंग देख लो कहाँ पे है, गया गया गया, आंसर 4। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब पेसा एक्ट के बारे में जान लेते हैं जल्दी से। देखो हमारे ना यहाँ पे जो पंचायती वो है ना, पंचायती राज के रिलेटेड जो प्रोविजन है वो इंडिया में अप्लाई होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। क्या ये उन एरिया पे भी अप्लाई होते हैं पंचायती राज के प्रोविजंस जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स रहती है, जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, जहाँ या शेड्यूल एरियाज में, ठीक है। यानी कि ऐसे एरिया जो काफी ज्यादा बैकवर्ड है वहां पे भी अप्लाई होते हैं। तो ये याद रखना, जो पंचायती राज वाले ये है वहां पे अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना के इनको अप्लाई कर सकता है, कुछ मॉडिफाई मतलब पंचायती राज के प्रोविजंस को मॉडिफाई करके या एग्जेम्प्ट करके, ओके। और यही किया हुआ, पार्लियामेंट ने कानून बनाया था पेशा 1996, जिसके अंतर्गत हमने पार्ट 9 के जो प्रोविजन है, यानी कि पंचायती राज के जो प्रोविजन है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया था जो शेड्यूल एरियाज है उन तक, ओके। ये बात याद रख लेना, पेशा जो है 6 शेड्यूल वाले जो स्टेट है उन पे अप्लाई नहीं होता। अब ये देख लेते हैं 5th शेड्यूल एरिया पे अप्लाई होता है, कौन कौन सा 5th शेड्यूल एरिया, जल्दी से देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगी, ओके। देखो सबसे पहले ना, ये जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओके। यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है। हो गए पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पूरे हो गए, ठीक है। तो ये 10 स्टेट्स है जो कि 5th शेड्यूल के अंडर आते हैं। अब 5th शेड्यूल में ना कुछ ऐसे एरियाज है जो काफी ज्यादा शेड्यूल एरियाज, काफी ज्यादा बैकवर्ड है, उस सेंस में बात करें, किया जा रहा है, ठीक है, ओके। तो जो पेशा के प्रोविजंस है वो अप्लाई होते हैं 5th शेड्यूल एरिया पे, यही। अब ना ग्राम सभा को कुछ पावर दी हुई है पेशा के अंडर, वो क्या क्या पावर है वो देख लेते हैं। इन्फोर्सिंग प्रोहिबिशन और रेगुलेटिंग रेस्ट्रिक्टिंग द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट, यानी कि कोई भी ऐसा इंटॉक्सिकेंट को ग्राम सभा चाहे तो, ग्राम सभा कौन, जो भी 18+ वाले मेंबर होते हैं वो रेगुलेट कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इनकी सेल को, इनकी कंजम्पशन को, मतलब बोल सकती है ये पीना नहीं है और इसको कंज्यूम नहीं करना, इसको बेचना नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ओनरशिप ऑफ एमएफपी, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे तेंदू लीव्स वगैरह हो गए, ठीक है, ताकि जो ये शेड्यूल एरियाज वाले लोग हैं ना, जो ये थोड़े बैकवर्ड टाइप वाले लोग हैं, ये अपना जीवन व्यापन कर सके, अपनी लाइवलीहुड कमा सके। प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन शेड्यूल एरिया एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू रिस्टोर एनी अनलॉफुली एलिनेटेड लैंड ऑफ शेड्यूल ट्राइब। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री आई बाहर से और यहाँ पे कुछ ट्राइब्स रह रही थी, ठीक है, और इनको हटा दिया और यहाँ पे इंडस्ट्री जमा ली, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अब ये ट्राइब्स कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी रोकती है ग्राम सभा। नेक्स्ट, मैनेज विलेज मार्केट बाय व्हाट नेम इज कॉल्ड, ठीक है। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मनी लैंडिंग टू शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि देखो शेड्यूल ट्राइब से अगर तुम कुछ पैसा वैसा लेन देन कर रहे हो तो भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं समझते, ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं समझते, तो इनकी जो कैसे पैसा दिया जाएगा कैसे नहीं, वो सब ग्राम सभा रेगुलेट कर सकते, ओके। तो आप ना एक बार जल्दी से देख लेते हैं 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में क्या डिफरेंस है। 5th शेड्यूल बेसिकली इनको बोलते हैं शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स। अब जो 6th शेड्यूल है ये है ट्राइबल एरियाज, यहाँ पे सिर्फ 4 स्टेट है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ATMM नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में 3M है, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, याद कर लेना मणिपुर नहीं है, ठीक है। ATMM इजी हो जाएगा, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ओके। 5th शेड्यूल पूरे इंडिया में अप्लाई होता है सिवा 4 को छोड़ के, इन 4 को छोड़ के, ठीक है, यानी कि जो 10 स्टेट रहेंगे ना उनपे। अब इनकी बाउंड्रीज को कौन एडिटर कर सकता है, 5th शेड्यूल की प्रेसिडेंट कर सकता है। 6th शेड्यूल की बाउंड्री कौन एडिटर कर सकता है, गवर्नर। सेंट्रल लॉ अप्लाई होगा, मतलब कि लेट से पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया, क्या वो 5th शेड्यूल वाले स्टेट पे भी अप्लाई होगा, हाँ वो अप्लाई होगा, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के साथ। वो एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन कौन करेगा, गवर्नर, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, क्या वो इन शेड्यूल एरियाज पे अप्लाई होगा, भाई साहब गवर्नर बोलेगा तभी होगा। ऐसी स्टेट अगर कोई लॉ है, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया, तब भी अगर गवर्नर बोलेगा तो ही होगा, ओके। तो ये देखना सेंट्रल लॉ अप्लाई होता है आसाम में।
आसाम में सेंट्रल लॉ तब अप्लाई होगा जब गवर्नर बोलेगा, ओके। बाकी तीनों में प्रेसिडेंट के कहने पे हो जाएगा, स्टेट लॉ गवर्नर के कहने पे, सिंपल। शेड्यूल जो पैसा है सिर्फ शेड्यूल पे अप्लाई होता है, बिल्कुल होता है, इन्हीं के लिए तो बनाया था स्पेशल। 6 पे नहीं होता, याद कर लेना। यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल स्टेट लेवल पे होते हैं, 20 मेंबर होते हैं, 15 इसमें से एसटी वाले होने चाहिए। यानी कि जो थर्ड फोर्थ जो मेंबरशिप है वो एसटी होनी चाहिए। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं, अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि 18 साल से ऊपर वाले। नेक्स्ट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन चेयर 5th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये इकोनॉमी का टॉपिक है और बस इसमें कुछ खास है नहीं, बस यही है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने कम ही चांसेस है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ने लॉन्च किया टॉयलेट 2.0 कैंपेन बेंगलुरु में। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? महुआ, महुआ MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर। टॉयलेट 2.0 कैंपेन कहाँ पे? बेंगलुरु में। कब? वर्ल्ड टॉयलेट डे पे, सेम डे वर्ल्ड मैन डे भी था। इंडिया सेट टू गो बियॉन्ड द ओपन डेफिकेशन फ्री। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब खुले में शौच ना करे। कैंपेन के बारे में देख लेते हैं। अबाउट टू चेंज द फेस ऑफ द पब्लिक एंड कम्युनिटी टॉयलेट इन अर्बन इंडिया थ्रू कलेक्टिव एक्शन इन्वॉल्विंग, वही वाली बात है कि साफ सफाई रखो, ये सब। 5 थीम है: पीपल फॉर टॉयलेट, पार्टनर फॉर टॉयलेट, ए डिजाइन चैलेंज अंडर द डिजाइन टॉयलेट थीम, रेट टू योर टॉयलेट, माई थॉट आवर टॉयलेट, दैट्स ऑल, ओके। बस इतना याद कर लेना कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, यही पूछेगा पूछेगा तो। और ये पूछेगा कौन से स्टेट में लॉन्च किया, तो बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। कौन से मतलब सिटी में? बेंगलुरु। नेक्स्ट, ये हम लोग कर चुके हैं पहला, जैसे स्पेस एक्स है ना यूएसए में, ठीक है। वो प्राइवेट एक तरह से वो है। हमारे यहाँ पे भी बेसिकली एक स्काई रूट नाम की एरोस्पेस है, उन्होंने एक फर्स्ट प्राइवेटली लॉन्च्ड रॉकेट को लॉन्च किया था, ठीक है। प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट को लॉन्च किया था जो कि विक्रम एस सीरीज का था। कौन से मिशन के अंडर है? प्रारंभ मिशन, प्रारंभ मिशन, दैट्स ऑल, इतना ही याद करना है। और एक कंपनी का जरूर नाम याद कर लेना, स्काई रूट है, स्काई रूट, ठीक है। जैसे स्पेस एक्स है ना नाम, ऐसे ही स्काई रूट नाम है, ये याद करना। ये न्यूज में था कि कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी। एक बार सिंपल सा देख लेना, आर्टिकल 348 के अंदर ये बोला गया है, जितनी भी प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, जब तक पार्लियामेंट कानून बना के ये बता नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट कानून बना के ये बोल सकती है कि हाई कोर्ट में जो है ना वो भाई साहब दूसरी लैंग्वेज यूज होगी, या सुप्रीम कोर्ट में दूसरी लैंग्वेज यूज होगी, तब होगा। एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो सिर्फ इंग्लिश यूज होती है, हाई कोर्ट में अपने अपने स्टेट की अलग अलग वो है। नेक्स्ट, इज 0+1 द न्यू चाइना+1। बस इतना याद करो, चाइना+1 क्या है, देखो यहाँ से पढ़ो। चाइना+1 इज ए स्ट्रेटेजी इन विच कंपनी अवॉइड इन्वेस्टिंग ओनली इन चाइना। मतलब कि कंपनी अवॉइड करती है सिर्फ चाइना में इन्वेस्ट करने से, बल्कि वो क्या करते हैं, वो अपने फंड को ना डाइवर्सिफाई करते हैं, ठीक है। डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस टू अल्टरनेट डेस्टिनेशन। चाइना वाज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट। मतलब फॉर एग्जांपल, पहले तुम सारा का सारा इन्वेस्टमेंट चाइना में करते, तब तुम क्या करोगे, यहाँ पे ना करके अलग अलग जगह पे करोगे, ठीक है। तो यही है, दैट्स ऑल। और चाइना में क्यों करते थे लोग पहले? क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है भाई, लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे लेबर भी सस्ता है यहाँ पे, ठीक है। और बढ़िया इनको मार्केट भी मिल जाती है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन काफी अच्छी है, तो दैट्स वाई। आगे बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट नेस्ट एंड 1M1B फाउंडेशन साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू ट्रेन टीचर एंड स्टूडेंट ऑफ एकलव्य स्कूल्स, ठीक है। जो एकलव्य स्कूल नहीं पढ़े थे हमने स्टार्टिंग में, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, उनसे ट्रेनिंग के लिए। अब इसमें है क्या, देखो, नेक्स्ट है, ठीक है। और एक है 1 मिलियन, 1 मिलियन पर बिलियन, ऐसा कुछ है, 1 मिनट जस्ट 1 मिनट। ये रहा, यहाँ से देख लेते हैं इसको। इसमें फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई यार। एक इतना याद कर लो, जो 1M1B है ना, ये एक एनजीओ है, ये एक एनजीओ है। तो एनजीओ के बीच में और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के बीच में, एक एनजीओ और एक इस इंस्टीट्यूशन के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इसके बीच में क्या होगा ना, जो एनजीओ वाले है ना, ये 1M1B, ये इनको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। इनके टीचर्स को ट्रेन करेंगे, इनके स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे। कौन से स्टूडेंट्स को? जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, और ये किनके लिए बनाया गया है? एसटी पॉपुलेशन के लिए। ये हम लोगों ने बिल्कुल अपने पहले ही लेक्चर में किया था, हम लोगों ने, देख लो, देख लेते हैं। ये रहा, एकलव्य स्कूल हम लोग कर चुके हैं, इन्हीं के स्टूडेंट और टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी, ओके। आगे बढ़े। नेक्स्ट, श्री सरबंदा सोनोवाल लॉन्च इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड स्वीपिंग, ओके। ये है क्या बेसिकली, इसको ऐसे याद कर लो कि फॉर एग्जांपल किसी चीज को ना एक्सपोर्ट वगैरह करने में ना, तुम जैसे पोर्ट तक लेके आ रहे हो, तुम लेके आ रहे हो लेट्स से यूपी से, तो यूपी से लेके आ रहे हो, तो जो सामान लेके आ रहे हो ना भाई, ऐसे मेथड को यूज करो जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। क्योंकि सामान ले जाने में लाने में भी तो कार्बन एमिशन होता है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम ट्रक वगैरह में लेके आ रहे हो, तो फ्यूल वो जो धुआं वगैरह निकलेगा, तो कार्बन एमिशन तो हो रहा है ना। तो थोड़ा सा सस्टेनेबल फ्रेंडली बनाओ इनको,
ठीक है, तो वही है कि ग्रीन बोर्ड एंड सीपिंग, ठीक है, दैट्स ऑल, कुछ है नहीं खास। नेक्स्ट, ये कुछ चीजें न्यूज में थी, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, एनसीपीसीआर, एक क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहली बात तो कौन सी कमीशन के अंडर है, मतलब किसके अंडर बनाई गई थी, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, सीपीसीआर के अंडर बनाई गई थी 2005 में, ताकि ये चिल्ड्रन के राइट को प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर, ओके। और कमीशन को मैंडेटेड है कि ये मॉनिटर या कर सकते हैं इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, ठीक है, पोक्सो के अंडर होती है, ठीक है, राइट टू फ्री एजुकेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है घर गो होम एंड रीयूनाइट, ये एक पोर्टल है, पोर्टल फॉर रिस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। ओके, अब ये हम लोग कर चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश में एक दोन्यो पोलो एयरपोर्ट को खोला जा रहा है, ठीक है, एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ये लोग हम कर चुके हैं। दोन्यो का मतलब दोनी का मतलब होता है सन, और पोलो का मतलब होता है मून, दैट्स ऑल। आर्टेमिस, ये एक मिशन है, ये कहाँ पे जाएगा, मून पे, इतना याद करना, नासा का मिशन है। आर्टेमिस किसका मिशन है, नासा का मिशन है, मून पे जाएगा, दैट्स ऑल। ओरियन स्पेस फ्लाइट वही यार। अब ये इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, COP27 में लॉन्च किया गया है, ताकि वाटर रिलेटेड चैलेंजेस को हम कैसे डील कर सकते हैं वो सब देख सके, और इसका जो प्राइम फोकस वो अफ्रीका है स्टार्टिंग में। नेशनल नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी 1997 में बनाई गई थी ये, ताकि जो ड्रग्स वगैरह है ना, उनके प्राइस को रेगुलेट किया जा सके, फिक्स किया जा सके। ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी से कोई ड्रग बेचे, मतलब हो सकता है ना कोई ड्रग इंपॉर्टेंट है किसी डिजीज से लड़ने के लिए, और तुम उसको मनमानी चला रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। और एंड अटैच्ड ऑफ योर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ये देख लेना। नेक्स्ट, सो गाइज थैंक यू, जय हिंद। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। कुछ चीजें ना मैंने थोड़ी स्पीड से बोली है, आप लोग ना मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर या तो स्पीड स्लो करके देख लेना, अदरवाइज कोई इश्यू है नहीं, ठीक है, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, बाकी कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। और इश्यू ये हो रहा था, अदरवाइज जो वीडियो है ना वो 30 मिनट से ज्यादा ही बन जाती। ओके, हम चाहते हैं कि जितनी छोटी वीडियो बने उतना बेटर है आप लोगों की रिविजन के लिए। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो और ना इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक जो है हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।